ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। इससे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, शारदीय नवषष्ठी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण देशवासियों को शारदीय नवषष्ठी की हार्दिक शुभकामनाएं जी। तो आज संपूर्ण भारतवर्ष जो है शारदीय नवषष्ठी या कहिए दीपावली मना रहा है, लेकिन आज हम लोग जो है फिर भी आयुर्वेद के कहिए संरक्षण के लिए या फिर अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए हम आज भी जो है क्लास कर रहे हैं। तो ग्रुप में बहुत सारे साथी ने कहा कि क्लास होनी चाहिए। रस धातु के बारे में अपना टॉपिक चल रहा है, तो जो भी साथी इस नए टॉपिक से जुड़ना चाहते हैं तो क्या है कि क्लास में ज़रूर जुड़ें, अष्टांग हृदय क्लास में। और तो अभी जो है हम लोग का टॉपिक चल रहा है रस धातु, यानी कि रस धातु की ऑलरेडी जो है 4 या 5 क्लास हो गया है, लेकिन अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि रस धातु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कैसे इम्पोर्टेंट है, तो रस धातु का ओज धातु के साथ संबंध भी देखने वाले हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने रस धातु के क्या है कि घटक द्रव्य देखा था कि रस धातु के क्या क्या घटक द्रव्य हैं। तो रस धातु में हमने देखा कि मुख्य रूप से क्या है कि प्लाज्मा है ना। प्लाज्मा से कंपेयर किया गया। प्लाज्मा भी क्या है अलग अलग, इसमें अलग चीज़ें भी हैं, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें सॉल्ट्स भी हैं, इसमें हार्मोन्स भी है ना, इसमें पोषक तत्व भी है। तो ये सभी प्रकार के हमने प्रोटीन, हार्मोन्स आदि के बारे में बता दिया है ना। तो एंटीबॉडीज़ वगैरह सभी जो प्रोटीन होते हैं सभी बताया मैंने। और लसिका के बारे में बताया, जिसे लिम्फ कहते हैं। फिर मैंने सीरम के भी बारे में बता दिया, सीरम क्या है, लसिका क्या है, ये सभी के बारे में जो है जो रस धातु से संबंधित था वो कल के क्लास में कवर हो गया था। आज हम देखने वाले हैं रस धातु का ओज धातु के साथ संबंध, यानी कि ओज धातु जो है रस धातु के ऊपर निर्भर कैसे है। तो ये आज का मुख्य टॉपिक है। इसके अलावा आज का सबसे सुंदर टॉपिक जो है ये है जी रस संवहन, यानी कि रस सर्कुलेशन। आपने 9th 10th स्टैंडर्ड में आपने ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा होगा, लेकिन रस सर्कुलेशन नहीं पढ़ाया जाता है जी। ये आयुर्वेद के विद्यार्थी को नहीं पढ़ाया जाता है, आयुर्वेद के विद्यार्थी को भी नहीं पढ़ाया जाता है रस सर्कुलेशन, क्योंकि ये जो है शास्त्रों का एक सूत्र है और यही एक सूत्र के माध्यम से जो है पूरा हमने रस सर्कुलेशन बनाया, जिसका नाम है व्यानेना रस धातुर ही। इसी ये जो अष्टांग हृदय का सूत्र है, और ये कई बार हमने 2 बार, ये तीसरी बार आ चुका है जी अपने क्लास में है ना। अष्टांग हृदय ये शरीर स्थान अध्याय 3 का ये सूत्र है, व्यानेना रस धातुर ही विक्षेपो चित्त कर्मणा। तो आज हम लोग बहुत ही बढ़िया टॉपिक रस संवहन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो है कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। कहीं ना कहीं जो है अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा है ना। रस धातु के ऊपर अभी और भी क्लास होने वाला है ना। तो क्या है कि चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। रस संवहन आज का मुख्य टॉपिक है। तो रस संवहन से संबंधित एक ही सूत्र आज लिया है मैंने, ठीक है, ताकि आप सभी को जो है समझने में बहुत आसान हो। तो सबसे पहले, इससे पहले जो है हम रस धातु ओज धातु का जो है संबंध देख लेते। तो यहाँ से पढ़िए रस धातु। रस धातु और ओजस। ओजस सभी 7 धातुओं का सार है। ओजस की गुणवत्ता सभी धातुओं की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। 7 धातुओं की गुणवत्ता रस धातु की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इस प्रकार हृदय द्वारा पंप और प्रसारित रस धातु शरीर के सभी ऊतकों को पोषण प्रदान करेगी, लेकिन रक्त आदि ऊतकों को पोषण प्रदान करने के क्रम का पालन करेगी। इसलिए रस धातु का सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसके तत्काल उत्तराधिकारी ऊतक यानी रक्त ऊतक का कोशिकी घटक को पोषण प्रदान करना होगा। ठीक है जी, बस यहीं तक पहले इसको समझ लेते हैं,
क्योंकि ये रस टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा कठिन भी है ना। इस कारण से मैं देख रहा हूँ कि क्या है कि स्टूडेंट भी आज बहुत कम साथी जुड़े हैं। वैसे आज महापर्व है, इस कारण से भी। तो रस धातु और ओज धातु का हम देख रहे हैं। तो ओज सभी धातुओं का सार है जी, सभी को पता है। ओज शुक्र धातु के बाद ओज धातु कहते हैं कि हम इसे धातु मान सकते हैं, या फिर उप धातु कहते हैं। सार भाग है, सभी धातुओं का सार है ना। ओज धातु के जो पुष्ट होने के बाद ओज धातु बनता है ना। तो ओज धातु के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो केवल रस धातु जान रहे हैं। तो रस धातु रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र सभी धातुओं का सार है ओज धातु। ये सबसे लास्ट में बनता है जब सभी धातु ठीक ठाक रहते हैं। तो ओज सभी धातुओं का सार है। तो ओज की गुणवत्ता क्या हो गया, सभी धातुओं की निर्भर करता है, सभी धातुओं पर निर्भर करता है। ये भी आपको समझ में कि ओज सभी धातुओं का सार है, यानी कि जितने भी धातु है तो ओज की गुणवत्ता जो है सभी धातुओं के ऊपर निर्भर है। यानी कि जितने भी धातु इस जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा ओज रहेगा। लेकिन सभी धातु की गुणवत्ता रस धातु के ऊपर टिका हुआ है। तो ये भी समझ में आ गया। 3 बातें यहाँ पे बताया गया कि ओज सभी धातुओं का सार है, और सभी धातु जो है सभी धातुओं की गुणवत्ता पे ओज धातु टिका हुआ है, और सभी धातु जो है रस धातु पे टिका हुआ है। तो क्या मजबूत करना है, रस धातु मजबूत करना है। तो रस धातु कैसे मजबूत होगा ये सब भी बताया जाएगा आगे की क्लास में। अभी तो बस इतना है कि रस धातु को हमें समझना है कि किस प्रकार से गति करता है। आज का ये मुख्य टॉपिक है। तो इस प्रकार जब हृदय द्वारा पंप करने का उद्देश्य क्या है, प्रसारित करना। तो रस और रक्त दोनों एक साथ होता है ना। तो रस धातु शरीर के सभी ऊतकों को पोषण प्रदान करता है। रक्त आदि ऊतकों को पोषण प्रदान करने के क्रम का पालन करेगा, है ना। जो रक्त आदि ऊतकों को जो पोषण प्रदान कर रहा है रस, लेकिन तो उसका एक क्रम रहेगा कि पहले रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस प्रकार से क्या क्रम का पालन करना पड़ता है, जिस प्रकार से धातुओं की उत्पत्ति बताया गया है। इसलिए रस धातु का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जो इसका उत्तराधिकारी ऊतक है, यानी कि ब्लड टिश्यू, है ना। ब्लड यानी कि रक्त धातु। तो क्या है ये, रस के बाद रक्त, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो उत्तराधिकारी रक्त हुआ ना। तो इस कारण से सबसे पहले, इसलिए रक्त धातु का सबसे महत्वपूर्ण, है ना, रस धातु का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि इसके तत्काल उत्तराधिकारी तो सब है। आगे मांस, मेद, अस्थि, मज्जा सभी को पोषण देना है इसे, क्योंकि रस में क्या है जी, रस में ही सभी धातुओं का पोषक अंश है। ये क्लियर है कि रस धातु में ही सभी धातुओं का पोषक अंश है। लेकिन सबसे पहले तत्काल उत्तराधिकारी, मान लीजिए कोई राजा है तो अगला जो है राजा जो है उसका बेटा बनेगा, ना कि तत्काल पोता बनेगा, है ना। उसके जो है बेटा बनेगा, अपने बेटे को बनाएगा। लेकिन क्या है कि आगे भी उत्तराधिकारी तो है, पोते भी होंगे या परपोते भी होंगे, है ना। लेकिन क्या है कि पहले तो अपने बेटे को ही उत्तराधिकारी बनाएगा। तो तत्काल उत्तराधिकारी, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए, ऐसा भी है। तो रस धातु जीवन भर निरंतर गतिशील करता है, यानी गतिशील में रहता है। रस हमारे पूरे जीवन में चक्र के रूप में घूमता रहता है। इसलिए तो हम इसे कहते हैं रस सर्कुलेशन, कायल सर्कुलेशन हम कह सकते हैं। तो जो रस शब्द है इसका मूल शब्द रास है, यानी कि रस, यानी कि इसका मतलब ही होता है, जिसका अर्थ ही होता है निरंतर गतिशील। इस प्रकार से आप सभी को पता है, ये पहले भी हमने बता दिया था। और रस धातु की सामान्य अवस्था, रोगात्मक वृद्धि, क्षय वृद्धि, जो मैंने बताया है कि रस धातु का क्षय वृद्धि होने से क्या क्या रोग होने वाले हैं, सभी का अनुमान लगाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो है रस धातु का मूल बताया गया हृदय। तो हृदय रस धातु का मूल है, तो सबसे पहले हृदय पे ही जो है असर पड़ेगा। रक्त धातु का मूल है लीवर, स्प्लीन। तो रक्त धातु संबंधित जब भी प्रॉब्लम होगा सबसे पहले लीवर पे ही प्रॉब्लम होगा, और रस धातु में प्रॉब्लम होगा तो पहले हृदय में प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि हृदय में दर्द, कंपन आदि जो है रस धातु की क्षय वृद्धि के बारे में बता दिया था मैंने। अब यहाँ से पढ़िए लास्ट लाइन, जो ब्लू लाइन है। हाँ, रस धातु को सौम्य, चंद्रमा और जल की प्रकृति वाला कहा गया है। इस गुण को रस धातु के स्नेहन, जीवन, तर्पण, धारणा आदि जैसे कार्यों के आधार पर जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो सुखद कार्य भी है
इस प्रकार रस को कफ वर्ग से संबंधित हाँ, कफ वर्ग से संबंधित बताया गया है कि रस धातु को सौम्य यानी प्रकृति में पानीदार में शामिल किया गया है। ठीक है, सौम्य बताया गया है। आपकी भी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं आई तो कोई और दूसरा साथी पढ़ेंगे। तो रस धातु को बताया गया है, सौम्य बताया गया। सौम्य मतलब क्या है? सौम्य यानी कि जो जल और चंद्रमा की प्रकृति है जी, जल की जो प्रकृति है वो सौम्य है। तो जल या दूध ऐसा आप कह सकते हैं, चंद्रमा, ये सभी से जो है हम कंपेयर कर सकते हैं। तो रस धातु को सौम्य बताया गया है और रक्त धातु को तेज बताया गया है। चलिए ठीक है, इसे पढ़ेंगे। आग्नेय बताया गया है रक्त धातु को। तो रस धातु को सौम्य कहा गया है। इस गुण को रस धातु के स्नेहन, जीवन, तर्पण, धारणा सभी समझ में आ गया होगा। यानी कि जो सौम्य होता है ना, उसी से आपको स्नेहन मिलेगा। जैसे जितने भी तेल हैं, तो जितने भी तेल हैं आप स्नेहन पान करिए या फिर आप लगाइए बॉडी में, तो आपको क्या है कि सौम्यता मिलेगी। जैसे त्वचा पे क्या है कि चिकन मुलायमपन आएगा, जीवन, तर्पण इस प्रकार से मिलेगा। लेकिन अब आग सेकने लग जाए तो फिर क्या मिलेगा? त्वचा जो है आपकी सूखी इस प्रकार से अग्निगुण प्रधान से हो जाएगा। तो इस प्रकार से ही बता दिया गया है। तो ये सब जो कार्य हैं, स्नेहन, जीवन, तर्पण, धारणा, धारण करने की शक्ति, तो ये सभी जो है रस धातु को जो है जिम्मेवार ठहराया गया है ना। तो इस प्रकार से रस को कफ वर्ग है ना, कफ से संबंधित शरीर के घटक यानी प्रकृति में पानीदार, ऐसा बता सकते हैं कि ये रस जो है कफ से संबंधित है। आगे मैं जो है रस धातु के बारे में जब बताएंगे तो बताएंगे रस धातु का मल बताया गया है। कफ क्या है जी? रस धातु का मल है ना। फिर इसी प्रकार से पित्त और कफ के बारे में ही बताया जाएगा। तो रस धातु के बारे में आगे कहेंगे। तो चलिए, ये छोटा सा टॉपिक था रस और ओज धातु के बारे में, कि ओज धातु जो है सभी धातुओं का सार है और ओज की गुणवत्ता सभी धातुओं पर निर्भर करता है, पर सभी धातुओं की गुणवत्ता रस धातु के ऊपर निर्भर करता है। ये सिंपल था। अब पढ़ते हैं आज का मुख्य टॉपिक, ब्लड रस सर्कुलेशन। रस सर्कुलेशन मतलब रस संवहन। तो ये आज का टॉपिक है। तो आज का सूत्र ये है, व्यानेन रस धातु ही विक्षेपो चित्त कर्मणा। ये है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यान वायु है ना, व्यान वायु से संबंधित यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यान वायु के द्वारा, तो एक एक चीज़ें के बारे में जानेंगे कि व्यानेन है ना, सबसे इसको रस संवहन के संबंध में ये महत्वपूर्ण सूत्र है जी, ऐसा आप कह सकते हैं। इसे तोड़ के समझना चाहें तो ऐसा है, समझिए कि रस धातु ही विक्षेप्यते। विक्षेप्य मतलब फेंकना, विक्षेपण करना, समझ रहे हैं। तो रस धातुर ही है ना, रस धातुर ही विक्षेप्यते, यानी कि रस धातु को फेंकता है ना। इस प्रकार से आपको समझना है। तो पहला ये हो गया, व्यानेन विक्षेप्यते, यानी कि व्यान वायु फेंकता है ना। और विक्षेपोचित कर्मणा, ये फेंकना इसका काम है। युगपत विक्षेप्यते, 4 नंबर में देखिए, यानी कि युगपत, कहते हैं युगपत मतलब होता है साथ साथ फेंकता है। साथ साथ क्या फेंकता है? तो रस और रक्त को युगपत, एक एक डिटेल करने वाले हैं जी, है ना। फिर सर्वथा विक्षेप्यते, यानी कि चारों तरफ फेंकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना, इस प्रकार से। और अजस्त्रम देहे विक्षेप्यते, अजस्त्रम कहा गया है, रक्त को कहा गया है ना। यहाँ पे क्लियर कर दिया कि रक्त को साथ में फेंकता है। और युगपत मतलब होता है साथ साथ फेंकता है। तो किसके किसके साथ फेंकता है वो बताएंगे। तो सामान्यतः इसमें रस रक्त होता है। और सदा विक्षेप्यते, यानी कि 24 घंटा, ये है जी। तो इसमें 7 पॉइंट है आज के टॉपिक में। रस सर्कुलेशन में 7 टॉपिक है, इसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जी, इसी सूत्र के आधारित जो है ये पूरा बनाया गया है। तो चलिए एक एक सूत्र के बारे में पढ़ते हैं, है ना। पहला है रस धातुर ही विक्षेप्यते, यानी कि रस धातु को फेंकता है। तो कैसे फेंकता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पढ़िए यहाँ से हिंदी में पढ़िए। कोई दूसरा साथी पढ़िए, क्योंकि है ना आवाज़ इनकी अच्छी आए। ट्राई करिए कोई पढ़ने की। मैं पढ़ूं आचार्य जी? राजपूत जी आप ही पढ़ दीजिए।
शरीर में 3 प्रवाही धातुएं हैं, रस, रक्त और उदरक। उदरक को भी धातुवत महत्वपूर्ण माने। 10 अंजलि उदक, 9 अंजलि रस और 8 अंजलि रक्त, इस प्रकार 27 अंजलि प्रमाण में द्रव धातुएं समस्त शरीर में परिभ्रमण करती रहती हैं। प्रत्येक सेल को पानी चाहिए, पोषण चाहिए और प्राण वायु चाहिए। उदक या अप धातु पानी पहुंचाता है, रस धातु पोषण पहुंचाता है और रक्त प्राण वायु पहुंचाता है। ये तीनों एक साथ मिलकर प्रवाहित होते हैं और तीनों के कार्य परस्पर संप्रक्त हैं। फिर भी पोषण के दृष्टिकोण से रस के महत्व को स्वीकारते हुए आयुर्वेद ने रस संवहन नाम दिया है, जिसे पाश्चात्य विज्ञान में रक्त संवहन नाम दिया गया है। ठीक है जी, रस की ठीक है, इसे मैं समझा दूं तो ऐसा बताया गया है कि रस धातुर ही विक्षेप्यते, यानी कि रस धातु को फेंकता है। रस धातु मतलब क्या है कि विक्षेपण मतलब होता है, ऐसे समझ गए होंगे, विक्षेपण मतलब होता ही है कि जिसे है ना फैलाया गया हो, विक्षेप होना, है ना। तो शरीर में 3 धातुएं प्रवाही माना गया है, 3 धातुएं, है ना। तो ये क्या क्या हैं? तो पहला जो है रस धातु, यानी कि ये रस जो है अपना प्रवाही है जी, जो क्या है कि प्रवाह में, यानी कि प्रवाह में रहता है हमेशा। पहला है रस धातु, दूसरा है रक्त धातु। तो रस और रक्त। तो तीसरा क्या है? तीसरा है उदक। उदक मतलब होता है जल, पानी। तो जल को भी उदक धातुवत महत्वपूर्ण माने, ये है जो धातु नहीं माना गया है, जल तो जल है, लेकिन धातुवत महत्वपूर्ण माने हमने ये लिखा है, यानी कि धातु से तो कम नहीं है, यानी कि महत्व तो है ना इसका। धातु नहीं है, बिल्कुल नहीं है धातु। जल जो है धातु नहीं है, रस धातु है, रक्त धातु है। धातु मतलब टिश्यू है, जल थोड़ा टिश्यू है। जल तो क्या है कि जल है ना। इसे आप मिनरल्स मान सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा। तो इसलिए क्या है कि शरीर में 3 धातुएं प्रवाही है, रस, रक्त और तीसरा जो है उदक को भी आप धातु मान के चलते हैं, तो धातुवत महत्वपूर्ण मान सकते हैं। तो ये तीनों क्या है जी? ये तीनों शरीर में चलायमान है। तो शुक्र धातु क्या है? तो शुक्र धातु भी है चलायमान। क्या? तो शुक्र धातु के बारे में ऐसा तो नहीं बताया गया है ना, कि शुक्र धातु चलायमान होता है पूरे शरीर में, है ना। तो वैसे इसके बारे में भी जानेंगे, है ना। अभी रस रक्त के बारे में जान लेते हैं, विशेष रूप से रस के बारे में। तो शरीर में 3 धातुएं चलायमान है, जो विशेष रूप से चलता है जी, विशेष रूप से, यानी कि जिसे हम देखते भी हैं कि हाँ अपने शरीर में जो है वेन्स आर्टरीज के माध्यम से चल रहा है ना। तो ये चलायमान है, प्रवाही है। इसे हम प्रवाही मतलब क्या है कि जो जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, जैसे रस रक्त की स्पीड बहुत ज़्यादा है ना। मॉडर्न में माना गया 400 किलोमीटर पर घंटा। तो 400 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से जो है ना, ये जो है रस रक्त का जो है प्रवाही होता है। तो ये बहुत फास्ट है, ऐसा है जी, है ना। तो उदक को भी आप धातुवत मान सकते हैं। तो उदक कितना है? तो मैंने कल बताया था अंजलि परमाण, इस प्रकार से अंजलि। तो छोटा बच्चा है तो उस छोटे बच्चे की अंजलि परमाण बताया गया है। तो 10 अंजलि परमाण इसका जल धातु है उसके शरीर में। तो 9 अंजलि परमाण जो है रस धातु है, और 8 अंजलि परमाण माने एक अंजलि परमाण घट गया है जी। पहला है रस, उदक 10, रस जो है 9 और रक्त जो है मात्र 8 अंजलि परमाण है। तो एक अंजलि में कितना? तो एक वयस्क मनुष्य के बारे में बताया जाए तो एक वयस्क मनुष्य के जो है अंजलि में परमाण जो है लगभग 186 होगा जी, 186 ग्राम। ठीक है जी, इतना माना गया है, 186 ग्राम माना गया है। यानी कि 186-87 भी मान सकते हैं, इतना लगभग मान सकते हैं। 186 एक अंजलि में। तो 9 अंजलि में कितना होगा जी? आप देख सकते हैं लगभग 1680 ग्राम के समथिंग हो जाएगा।
ऐसा एक रफली आइडिया, बाकी हम आगे बताएंगे रस धातु का परमाणु आदि और भी चीज़ें डिटेल से। तो सभी धातुओं का परमाणु बताया गया कि मांस धातु कितना होगा, मेद धातु कितना होगा, अस्थि मज्जा शुक्र धातु कितना होगा, सभी धातुओं का परमाणु बताया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है 9 अंजलि परमाणु रस धातु है, रक्त धातु है 8 अंजलि परमाणु। तो अगर 8 अंजलि परमाणु है तो क्या है कि रक्त धातु कितना है, 8 अंजलि परमाणु है तो 186 गुनी 8 यानी कि 1480 ग्राम या 90 ग्राम, ऐसा हम मान सकते हैं कि रक्त धातु परमाणु। कहेंगे तो बहुत कम है, ये तो मॉडर्न के हिसाब से तो बहुत कम है ना, यानी कि 1.5 लीटर ही पूर रहा है। मॉडर्न में तो क्या है कि 4.5 लीटर और 5 लीटर माना जा रहा है, तो कोई बात नहीं, इतना ही होता है। तो क्या है, इसको हम कंसेप्ट क्लियर कर देंगे कि क्या है। मॉडर्न ने तो मान लिया कि 4 लीटर 4.5 लीटर है, तो क्या उसमें क्या चीज़ें हैं। तो सिंपल है, आपको समझ में आ ही गया, देख रहे होंगे आप किस प्रकार 27 अंजलि परमाणु है ना। कितना जी, उदक अंजलि, उदक और रस रक्त इस प्रकार से हो जाता 27, हो गया ना, हुआ कि नहीं जी। 8 8 16 17 17 और 10 27 हो गया, तो 186 गुने 27 कर दीजिए, हो जाएगा 5 लीटर जी, ठीक है। तो ऐसा कंसेप्ट है आयुर्वेद में, इसका प्रमाण भी है ना, इसका प्रमाण भी बताया गया है। आप अष्टांग हृदय निकाल लीजिए या चरक संहिता निकाल लीजिए, दोनों संहिताओं में जो है शरीर स्थान में बताया गया है जी, सभी धातुओं की मात्रा बताया गया। देखिए आपने प्रमाण मिल गया ना कि जो 5 लीटर होता है, तो देखिए मॉडर्न ने जो खोज किया है ना, तो ये भी तो गलत नहीं है, लेकिन अपना जो शास्त्रों में बताया गया है ये भी तो गलत नहीं है, तो सही कौन है कौन गलत है ना। तो इसलिए क्या है कि शास्त्रों को पढ़ना ज़रूरी है, और शास्त्रों को पढ़ना केवल ज़रूरी नहीं बल्कि समझना भी ज़रूरी है। नहीं तो क्या है कि समझ में नहीं आएगा तो हमेशा जो है कन्फ्यूज में रहेंगे कि 9 अंजलि परमाणु तो कह दिया, रक्त धातु को 9 अंजलि परमाणु तो कह दिया, लेकिन 9 अंजलि तो 1.5 लीटर पुरता है, तो कैसे 5 लीटर पुरता है। चूँकि रस में ही जो प्रवाहित 3 धातु है, जो उदक उसको भी रस धातुवत माना है, मतलब रहता तो वही है ना, जो प्रवाही है उसके साथ में जो चलता है ना। तो ये जो है 9 अंजलि परमाणु जो है रस है, और देखिए 8 अंजलि परमाणु रक्त है, 10 अंजलि परमाणु उदक है। तो आपने पता भी मैंने बताया भी था कि ये जो 9, देखिए 9 है रस 8 क्यों नहीं है, रक्त 8 क्यों है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि पूरे जो है होल ब्लड में आपका 45% आरबीसी है ना, 40 से 45% होता है कि 40 से 45% हो सकता है, 40 to 45 है ना % हो सकता है ना, पर्सन टू पर्सन अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन जो रस धातु है यानी कि प्लाज्मा है, वो कितना होगा जी, 55 to 60% होगा, यानी 55 से 60% होगा अलग अलग व्यक्ति में। तो इसलिए क्या है कि आपको पता चल गया कि ये 9 अंजलि परमाणु रस को है यानी कि ये ज़्यादा है, और 8 अंजलि परमाणु रक्त है यानी कि कम है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं टोटल जो है 27 अंजलि परमाणु है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो और भी बाकी आगे भी बताएंगे रस धातु के परमाणु से संबंधित जो रेफरेंस है वो अगले क्लास में हम रखेंगे और भी डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक सेल को यानी कि प्रत्येक कोशिका को क्या चाहिए जी, क्या चाहिए, तो प्रत्येक कोशिका को जैसे अपने को क्या चाहिए, तो अपने को क्या है कि प्राण वायु चाहिए। पहले तो प्राण वायु के बिना तो हम तो 2 मिनट भी नहीं रहेंगे जीवित। तो पहला चीज है प्राण वायु। जल के बिना तो हम है ना घंटों 5 दिन 10 दिन 20 दिन रह लेंगे, है ना। भोजन के बिना महीना 2 महीना 3 महीना रह लेंगे, लेकिन प्राण वायु के बिना 2 मिनट नहीं रह सकते हैं। तो प्राण वायु पहले चाहिए, ठीक है। तो प्राण वायु हो गया। और दूसरा चीज है पोषण, पोषण भी हमें चाहिए, ठीक है। प्राण वायु चाहिए और पोषण चाहिए। तो क्या है कि प्रत्येक सेल को पानी चाहिए, पोषण चाहिए और प्राण वायु चाहिए। तो तीनों चीज आ गया जी। पोषण यानी कि भोजन कह लीजिए, पानी यानी कि सभी को आप महाभूत चाहिए, और प्राण वायु चाहिए, एयर महाभूत, एयर चाहिए, हवा चाहिए जी, ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या है
जो उदक है इसको हम धातुवत माने हैं, आप महाभूत है जो उदक, उदक मतलब होता है पानी जी। तो ये उदक है जो 10 अंजलि परमाणु है वो क्या है, पहुंचा देता है पानी, सभी धातुओं को पहुंचा देता है पानी, रस धातु को पहुंचाता है। और रक्त धातु वायु पहुंचाता है। आपको सभी को पता है जी कि रक्त धातु यानी कि RBC, WBC यानी कि सेल है। वैसे तो रक्त मतलब विशेष रूप से हम मानेंगे RBC को जी, है ना। WBC प्लेटलेट भी ये सभी सेल हैं और उसमें प्लाज्मा भी 55-60% है। तो रस धातु यानी कि, तो रस धातु क्या करता है, तो रस धातु भोजन पहुंचाता है। तो हो गया ना, तीनों चीजें पहुंच गया ना प्रत्येक सेल को। तो प्रत्येक सेल को पानी चाहिए, पोषण चाहिए, प्राणवायु चाहिए। पानी, पोषण, प्राणवायु, ट्रिपल P हो गया जी ये तो, है ना। क्लियर कंसेप्ट हो गया कि प्रत्येक सेल को ट्रिपल P चाहिए, यानी कि पानी, पोषण, प्राण वायु, पानी, पोषण, प्राण वायु चाहिए। हमको भी चाहिए, सेल को भी चाहिए। तो हमको इसलिए चाहिए क्योंकि सेल को चाहिए। तो प्रत्येक सेल को पानी, पोषण, प्राण वायु चाहिए। तो उदक पानी पहुंचा देता है और रस धातु आपका पोषण पहुंचा देता है और आपका रक्त धातु आपका प्राण वायु पहुंचा देता है। सभी जानते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में, कौन नहीं जानता है कि हीमोग्लोबिन होता है जी, RBC होता है, RBC में हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन का जो है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के 4 अणु को, यानी कि एक हीमोग्लोबिन जो होता है इस प्रकार से जंजाल टाइप होता है। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को पकड़ता है और कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन को पकड़ता है, ऐसा समझ सकते हैं। आइए, हीमोग्लोबिन होता कहाँ है, तो RBC में होता है। तो RBC का ही काम होता है, WBC का नहीं, प्लाज्मा का नहीं। प्लाज्मा में ऑक्सीजन नहीं कैरी होगा, लेकिन हाँ जो RBC में जो हीमोग्लोबिन है वो क्या, ऐसा समझ सकते हैं कि RBC जो है वो सीट है, 4 सीट है, सॉरी, जो हीमोग्लोबिन है वो 4 सीट है। हीमोग्लोबिन एक गाड़ी है, ठीक है जी। हीमोग्लोबिन क्या है, एक गाड़ी है। गाड़ी नहीं मानेंगे, हीमोग्लोबिन नाव मानते हैं जी, है ना। तो ये सब भी देखिए, हमें भी क्लास जब हम क्या है कि अभी चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, तो हमें बताते बताते भी नए नए विचार आ जाते हैं कि क्या हमें समझानी चाहिए। तो देखिए, अभी एक ख्याल आया है कि आप कोई नदी है या कोई समुद्र है तो उसमें नाव चलता है जी, ठीक है। तो जो समुद्र है या नदी है, तो नदी को मान लीजिए प्लाज्मा, रस धातु, जिसमें नाव जो है गमन करेगा। यानी कि पानी नहीं रहेगा तो नाव का क्या अर्थ रहेगा, बताइए, कोई अर्थ रहेगा, कोई महत्व रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन नाव तो है, तो पानी जो है, नदी जो है प्लाज्मा है, नाव जो है आपका RBC है, और उसमें जो 4 सीटें हैं ना वो आपका हीमोग्लोबिन है। कितना सुंदर व्याख्या हो गया जी, है। तो 4 सीटें हैं, तो ऑक्सीजन आएगा, 4 सीट पे बैठ जाएगा और RBC कहेगा चल भाई। लेकिन चलेगा तभी जब प्लाज्मा रहेगा। तो प्लाज्मा क्यों है, ताकि जो है RBC इसमें घुला रहे। प्लाज्मा नहीं रहेगा तो RBC चलेगा, बताइए। RBC तभी चलेगा ना जब उसको लिक्विड मिलेगा, यानी कि उसमें मिल घुल करके बहेगा। नहीं तो सूखे स्थान में तो उड़ेगा वायु, वो तो चल ही नहीं सकता, बहेगा नहीं। तो ये बहुत ही सुंदर उदाहरण हो गया, है ना। तो इस प्रकार से ऐसा है कि प्रत्येक सेल को पानी चाहिए, पोषण चाहिए, प्राण वायु चाहिए। तो उदक जो है आपका पानी पहुंचा देता है, यानी कि जल महाभूत तो है, और रस धातु पोषण पहुंचा देता है, और रक्त धातु वायु पहुंचा देता है। अभी रक्त धातु के बारे में बहुत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रक्त धातु के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो रक्त धातु वायु पहुंचाता है, कौन सी वायु, तो ऑक्सीजन पहुंचाता है। प्रत्येक सेल को क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। और ये तीनों एक साथ मिलकर के प्रवाहित होते हैं। देखिए जी, फिर से आपको समझ लेनी चाहिए, ये तीनों, ठीक है जी। क्या क्या, तो आपका ऑक्सीजन और आपका RBC, WBC, यानी कि RBC मतलब ऑक्सीजन ही कह सकते हैं। तो ऑक्सीजन होता ही कहाँ, RBC में होता है, हेमोग्लोबिन में। तो RBC, WBC या प्लेटलेट्स और प्लाज्मा और उदक, ये सभी प्रवाही होते हैं, यानी कि एक साथ बहते हैं। इसलिए सूत्र में आया है युगपत विक्षिप्यते, यही है जी, युगपत विक्षिप्यते, यानी कि साथ साथ। तो किस कौन कौन साथ में बहता है, तो प्राण वायु बहता है, जल बहता है और प्लाज्मा बहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं रक्त बहता है।
ठीक है जी। फिर भी पोषण के दृष्टिकोण से रस के महत्व को स्वीकार करते हुए आयुर्वेद में रस संवहन नाम दिया गया है। आयुर्वेद में ने क्या कहा है जी? रस संवहन। लेकिन मॉडर्न में, पश्चात विज्ञान में इसको रक्त संवहन नाम दिया गया। रक्त संवहन, ब्लड सर्कुलेशन। लेकिन आयुर्वेद ने तो रस को स्वीकारते हुए, क्योंकि रस की मात्रा ज़्यादा है, रस का महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए रस का संवहन करते हुए पोषण कौन दे रहा है? तो रस धातु दे रहा है, तो रस संवहन के नाम दिया है जी। आयुर्वेद ने रस संवहन नाम दिया है, इसलिए हमने रस संवहन का टॉपिक लाया है जी। कायल सर्कुलेशन, रस संवहन। और भागवत ने कहा है व्यानेना रस धातुर ही, यहाँ पे रक्त धातुर ही नहीं लिखा, रस धातुर ही। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे समझना चाहिए। और एक सूत्र रस की परिभाषा भी सार्थक है, अहरहा गच्छति इति रसा, यानी कि इससे सिद्ध होता है कि रस जो है सतत परिभ्रमणशील धातु है। अहरहा गच्छति इति रसा, जो सदा गतिशील है। और रस व स्रोतों का मूल हृदय है, और इसके संकोच विकास के परिणाम स्वरूप, यानी कि जो स्पंदन करता है हृदय, रस संवहन होता है। तो सभी धातुओं में प्रथम धातु होने के कारण तथा सभी धातुओं को पोषक अंश पहुंचाने के काम के कारण रस संवहन नाम दिया गया। हमने रक्त संवहन क्यों नहीं दिया? आयुर्वेद ने रक्त संवहन क्यों नहीं दिया? आयुर्वेद ने रस संवहन दिया। तो आप सभी का अपना अपना मानना है जी, आप क्या मानते हैं? है ना, ऋषियों ने तो, शास्त्रों ने तो इसे रस संवहन माना है। ठीक है, इसमें से ये सूत्र महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे समझना है। तो आप पढ़, ठीक है। तो इस प्रकार से एक चीज और आपको जान लेनी चाहिए, ये लाइन पढ़ दीजिए ऊपर से, ब्लैक लाइन जो है रस परिवहन में। रस संवहन, रस परिभ्रमण में प्राण वायु, समान वायु, व्यान वायु, साधक पित्त तथा अवलंबक कफ का सहयोग रहता है, परंतु इनमें मुख्य भूमिका व्यान वायु की रहती है। ठीक है जी, अब ठीक है, संस्कृत सूत्र नहीं पढ़ना है ना। चलिए ठीक है। रस परिभ्रमण में, यानी कि रस संवहन में, कायल सर्कुलेशन में क्या है कि क्या क्या सहयोग करता है, कौन कौन सहयोग करता है? तो सभी जानते हैं जी। हृदय में वात भी रहता है, पित्त भी रहता है, कफ भी रहता है, पहले भी क्लियर कर चुके हैं हम कि प्राण वायु का स्थान है, वायु में प्राण वायु का स्थान है, पित्त में साधक पित्त का स्थान है, और कफ में अवलंबक कफ का स्थान है। तो वात पित्त कफ, क्लियर जी। लेकिन आप कहेंगे वैद्य जी समान वायु व्यान वायु क्यों ला दिया आपने? तो आप सभी को पता है कि व्यान वायु का तो पूरा जो है पूरा शरीर ही है जी। ये कहीं नहीं देखता है कि लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, कि पैर है, कि हाथ है, कोई नहीं देखता है। ये सब के यहाँ जाता है व्यान वायु, क्योंकि इसका नाम ही है व्यान, यानी कि जो पूरे शरीर में काम करता है। तो क्या समान वायु भी रहता है हृदय में क्या? तो हाँ, समान वायु भी हृदय के पास रहता है, हृदय के दरवाजे तक तो जाता है जी, है ना। किसको लेकर के जाता है? तो रस धातु को लेकर के क्या हृदय तक जाता है। ले भाई लो, रस को लो, हैंड ओवर करने के लिए जाता है जी। जैसे क्या आप कोई पार्सल मंगाते हैं तो डिलीवरी मैन आपके क्या है कि आपके घर तक, दरवाजे तक जाता है ना, और हैंड ओवर कर देता है। इसी प्रकार से जी इसी प्रकार से समान वायु का काम है। समान वायु के बारे में मैंने बताया था, समानो अग्नि समीपस्था कोष्ठे चरति सर्वथा, कि ये तो क्या है कि आपका कोष्ठ के आसपास इर्द गिर्द घूमता है। कोष्ठ क्या है? हमारे पुराना वीडियो देखिएगा, इसमें जो है सब कुछ आ जाता है, हार्ट, लिवर, किडनी, इस प्रकार से आता है। कोष्ठ यानी कि इस प्रकार से अपना ये अपना उदर प्रदेश हम मान सकते हैं। तो समान वायु अग्नि के समीप रहता है। और अन्नम गृह्णाति पचति मुंचति विवेचति, ऐसा मैंने बताया था कि अन्न को पहले ग्रहण करता है, फिर इसके बाद उसका विभाजन करता है। अन्न में से सार भाग इधर, कीट भाग इधर, यानी कि रस इधर हुआ और इधर मल आगे बढ़ गया, है ना। तो रस भाग को भी क्या करता है? हृदय तक ले जाता है। चलो भाई, रस को हृदय तक ले जाता है, और मल को मलाशय तक, मूत्र को मूत्राशय तक, मल को मलाशय तक, और रस को कहाँ जी? हृदय तक ले जाने का काम जो है आपका समान वायु का काम करता है। तो रस परिवहन में समान वायु का काम है। अब प्राण वायु का काम कैसे है? तो प्राण वायु का तो काम है ही जी, है ना। प्राण वायु का काम
जो हृदय में रहता है ना, हृदय में प्राण वायु है, सभी को पता है, तभी तो काम कर रहा है हृदय। और व्यान वायु तो पूरे शरीर में ही रस को लेके जाता है। और साधक पित्त और अवलंबक कब क्या है जी, आपको सभी को पता है। हृदय के अवलंबन करने का कारण जो है ये कहलाता है साधक पित्त, है ना। और अवलंबक कब हृदय को जो है मजबूती जो देता है, अवलंबन करता है, सहारा देता है। इस कारण से वात पित्त कफ तो है ही, इसके अलावा व्यान वायु और समान वायु का भी योगदान होता है। इसलिए कहा गया है व्यानेन रस धातुर्हि विक्षेपो चित्त कर्मणा, ये सूत्र कहा गया है जी। तो पहला जो है टॉपिक क्लियर हो गया है इस दृष्टिकोण से जी। इसमें हमने रस सर्कुलेशन में पहला चीज क्लियर हो गया कि रस धातुर्हि विक्षेप्यते, ये क्लियर हो गया। अब जानते हैं व्यानेन विक्षेप्यते, ये इसका मतलब क्या होता है, तो ये भी पढ़ दीजिए, है ना। सॉरी, ये तो व्यानेन हो ही गया, मतलब व्यान वायु के द्वारा होता है, ठीक है। एक मिनट, अब आगे पढ़िए, युगपत विक्षेपयते, ये पढ़ दीजिए सीधा, व्यान वायु तो करता ही है। सारे शरीर में रस परिभ्रमण द्वारा पोषण एक साथ पहुंचता है। इस पृष्ठभूमि में धातु पोषण क्रम का एक काल परिणाम पक्ष स्वीकार्य बनता है। सभी धातुओं को एक साथ पोषकांश मिल जाते हैं। 10 सेकंड में रस शरीर का एक चक्कर लगा लेता है और इसी समय सीमा में सभी धातुओं को पोषण मिल जाता है। युगपत विक्षेप्यते का एक अभिप्राय यह भी है कि हृदय के दक्षिण और वाम भाग के कोष्ठक एक साथ रक्त को बाहर फुफ्फुसों में या शरीर में फेंकते हैं। हृदय में महाधमनी से कोई अन्य शाखा प्रशाखाओं में और अंत में असंख्य कोशिकाओं में रस रक्त चला जाता है और कोषों को पोषण मिल जाता है। यह युगपत विक्षेप वही वायु करा सकता है जिसका अधिकार क्षेत्र सारा शरीर हो, और व्यान संपूर्ण देह से सिद्ध है कि व्यान वायु सारे शरीर में रहता है। हाँ जी, तो व्यान वायु के बारे में पहले ही अपना हो चुका है टॉपिक कि व्यान वायु सारे शरीर में रहता है ना। तो व्यान वायु के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पहले ही देख लिया है। तो अब जानते हैं कि ये जो व्यान वायु है, ये सूत्र क्या है जी, दूसरा सूत्र है युगपत विक्षेप्यते, यानी कि साथ साथ में बहता है। तो क्या क्या बहता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आपका 10 अंजलि परमाणु उदक, 9 अंजलि परमाणु रस और 8 अंजलि परमाणु रक्त, है ना। और इसके साथ साथ में ऑक्सीजन क्या है कि साथ साथ में बहता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। और युगपत विक्षेप्यते का एक मतलब और भी होता है ना। और एक मतलब और क्या है जी कि युगपत विक्षेप्यते मतलब होता है, दूसरा अर्थ ये भी हम मान सकते हैं कि हृदय के दक्षिण और वाम भाग के कोष्ठक, यानी कि हृदय के दक्षिण, है ना। इस प्रकार से हम दाएं मान सकते हैं और बाम, है ना, बाएं के कोष्ठक एक साथ रक्त को बाहर, यानी कि फुफ्फुसों में या शरीर में फेंकते हैं। इस प्रकार से भी हम मान सकते हैं, है ना। तो जैसे कि हृदय के बारे में तो बताएं नहीं आप सभी को, है ना, कि हृदय के 4 चैम्बर होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, है ना। वो तो मैंने बताया नहीं अभी हृदय के बारे में। तो हृदय के बारे में भी बताएंगे, जब रक्त धातु बताएंगे तो हृदय के बारे में भी बता देंगे कि सिरा क्या है, धमनी क्या है ना। और इसमें 4 चैम्बर हैं तो उसका कार्य क्या है, 4 चैम्बर होते हैं, है ना। तो ये तो माना गया है, वैसे होते हैं, है ना। आप इसको आप कह सकते हैं। तो ये 4 चैम्बर है, उसमें से आप देखिए सबसे पहले है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और नीचे है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम एट्रियम की बात कर रहे हैं जी। तो एट्रियम क्या करता है, फेंकने का काम करता है ना। एट्रियम में तो एक से आता है दूसरे से जाता है, ये होता है ना। दूसरा और मैं एक और दिखा देता हूँ, इसमें से ऐसा बताया गया है। तो ये जो हृदय का जो चित्र है ना, इसमें से आप देख करके समझ सकते हैं कि 4 जो कोष्ठ होते हैं, है ना।
अपने हृदय में चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं, फेंकते हैं फुफ्फुसों में या शरीर में फेंकते हैं। यानी कि फुफ्फुस में क्यों फेंकते हैं जी, यानी कि फेफड़े में क्यों फेंकते हैं रक्त को, इसलिए ना ताकि वहाँ से जो है खून वहाँ पे जाए हृदय में, और हृदय में हृदय से फुफ्फुस में, हृदय से फेफड़ा में खून क्यों जाता है, पूरा खून जाता है, क्यों जाता है, ताकि फेफड़ा में आया हुआ रहता है ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करता है वहाँ पे, यानी कि स्टॉपेज है जी, बस स्टॉपेज है एक प्रकार से कह सकते हैं। वहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन को बैठाएगा कि चलो आगे, फिर वहाँ पे जब बैठेगा इसके बाद फिर से हृदय में आएगा। पहले तो रक्त धातु के हृदय के पास तो क्या है, पंपिंग है, पंपिंग सिस्टम है कि हमें पंप करके पहले जो है लंग्स के पास भेजता है, और लंग्स से जो है फिर से हृदय में आ जाता है, और हृदय के आने के बाद फिर से पूरे शरीर में जाता है। और ये सब होता ही है, रक्त को पहले हृदय के पास आता है ताकि वो पंप होकर के फेफड़े के पास जाए, और फेफड़े से जब क्या है ऑक्सीजन को बैठाता है, फिर हृदय में आ जाता है, कहता है फिर से फेंको, है ना, क्योंकि हृदय के पास वो शक्ति है कि पूरे शरीर में फैला सकता है खून को, लंग्स के पास नहीं है, क्योंकि पंपिंग सिस्टम तो हृदय के पास है ना। अब क्या है कि रक्त जो है, यानी कि आरबीसी हेमोग्लोबिन आप कहिए, कि वहाँ पे बैठा लिया फेफड़े के पास में, जो है फेफड़े के पास आपको ऑक्सीजन मिल गया, आप चाहे तो पूरे शरीर में जा सकता है, लेकिन जाएगा कैसे, इसके पास ऊर्जा ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, तो इसलिए दोबारा क्या है घूम फिर करके आ जाता है हृदय के पास, कहते भैया हमें आगे जाने दो, फेंको, है ना, तो विक्षेपण करता है, फिर से हृदय विक्षेपण करता है। तो ये जो है या तो फुफ्फुस में फेंकता है शरीर, रक्त जो है, रक्त को कहाँ फेंकता है हृदय, तो 2 जगह फेंकता है जी, आप जान लीजिए, है ना, पहला जो है फुफ्फुस में फेंकता है और दूसरा रक्त में फेंकता है। लेकिन पहले कहाँ फेंकता है, पहले फुफ्फुस में फेंकता है, अब फुफ्फुस से फेंकता है ना जब, तो फुफ्फुस से वापस आ जाता है, इतना जोर से फेंकता है, अब वापस आ जाता है, फेंकता है शुद्ध रक्त, और यहाँ पर शुद्ध रक्त आ जाता है, यानी कि ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन मतलब शुद्ध रक्त आ जाता है, और शुद्ध रक्त आता है दोबारा जब रक्त में, फिर से फेंक देता है ना तेज से, और इसके बाद चला जाता है पूरे शरीर में, महाधमनी से, देखिए अरोटा है जो, अयोटा जो है, और इसके बाद जो है धमनी और छोटी धमनी, फिर कैपिलरीज, फिर कैपिलरीज से जो है छोटी सिरा और बड़ी सिरा, है ना, या महासिरा ऐसा कह सकते हैं, और इसके बाद फिर से हृदय में आएगा, हृदय से फिर जो है अपना, देखिए इस तरफ आएगा, जो नीला है ना, इस प्रकार से नीला नीला रंग है ना, इधर आएगा, अशुद्ध रक्त आएगा, है ना, और कहाँ से आएगा, तो ये जो देखेंगे तो ऊपर नीचे सब तरह, ऊपर से भी आएगा, नीचे से भी आएगा, तो देखिए राइट एट्रियम है तो उसमें से भी आएगा, उसमें आएगा, राइट एट्रियम जो है ना, यानी कि दाएं जो है ऊपर की तरफ जो है लिखा हुआ, जो नीला कलर से है, इस प्रकार से ये देखिए राइट एट्रियम जो लिखा हुआ है ना, तो इस प्रकार से जो इसमें आएगा खून, और कहाँ कहाँ से आ रहा है ये भी देख लीजिए, देखिए एक नीचे है जी इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर मतलब होता है पीछे के रास्ता से जो आ रहा है, यानी कि नीचे के रास्ता से जो आ रहा है, और ये पीछे के साइड से आता है। एक है सुपीरियर वेना कावा, देखिए सुपीरियर वेना कावा, तो इसका मतलब क्या है, जो ऊपर से आ रहा है और आगे से आ रहा है ना, इधर से आएगा, और इसके बाद जो है ये इसके बाद कहाँ जाएगा, ये दोनों से आएगा, देखिए ये एक डायरेक्शन है, देखिए है ना, एक चिन्ह है, डायरेक्शन है ना, यानी कि इधर से खून आया, इधर से खून आया, शुद्ध खून आया, और ये बाल्ब के थ्रू इधर घुस गया, और इधर से केवल जा सकता है, वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि बाल्ब लगा हुआ है जी। बाल्ब लगाने से क्या होता है कि एक बार तो जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता है। जैसे अपने साइकिल के टायर में तो है ना, ट्यूब में आपने तो भर दिया हवा, लेकिन क्या वापस आ जाता है, नहीं आता है। जाने का तो है रास्ता लेकिन आने का कोई रास्ता नहीं है। वापस लौटने का प्रयास करेगा, बाल्ब भी बंद हो जाएगा, तो वापस नहीं आता है। जब राइट वेंट्रिकल में आ जाता है तो फिर से क्या है, हृदय पंप करता है और पहुंचा देता है, इसको लंग्स में पहुंचा देगा। ये जो है क्यों पहुंचा देगा लंग्स में, क्योंकि जाओ भाई लाओ शुद्ध में खून लाओ, है ना, शुद्ध खून लाओ, तो हृदय क्या है कि ये फेफड़े के पास चला जाता है और फेफड़े से वापस आ जाता है ना, वापस आ जाता है हृदय के पास। कहाँ आता है तो देख लीजिए जी, कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है,
और जो है लेफ्ट एंट्रियम में आता है, यानी कि ऊपर आता है, हृदय के ऊपर से प्रवेश करता है और नीचे से पंप करता है ना। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हृदय नीचे की ओर धड़कते हुए, वैसे तो पूरे लगता है कि धड़क रहा है, लेकिन नीचे विशेष रूप से, और आगे मैं बताऊंगा भी, है ना। नीचे मजबूती रहता है और इसमें भी लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड आपका, है ना, लेफ्ट साइड जोर से धड़कता है, और चूंकि ये मजबूत भी होता है, सबसे ज़्यादा हृदय मजबूत जो है लेफ्ट साइड होता है। तो इस प्रकार से आता है लेफ्ट एंट्रियम में, यानी कि ऊपर में आता है, फिर बाल्व के थ्रू नीचे आ गया, और इसके बाद फिर से पंप किया। और तो देखिए आयोटा लिखा है ना, AORTA, इसमें जो है, इसके थ्रू जो है ये शुद्ध रक्त है, इसके थ्रू पूरे शरीर में चल जाता है। 10 नीचे की ओर, 10 ऊपर की ओर, एक महाधमनी है, और 10 जो है एक महाधमनी है, और 24 धमनी है, जो 10 ऊपर की ओर, 10 नीचे की ओर, 4 दाएं बाएं, इस प्रकार से जाता है। इस प्रकार से है। आगे जो है धमनी भी पढ़ाएंगे। तो हृदय के बारे में ऐसा बताया गया है कि ये जो है, देखिए मैं तो ये बताना चाह रहा था कि फुफ्फुस में या शरीर में फेंकता है जी रक्त को। हृदय कहाँ फेंकता है, कहाँ विक्षेपण करता है, या तो फुफ्फुस में या तो शरीर में। फुफ्फुस में ऑक्सीजन को लाने के लिए भेजता है, फिर वापिस आ जाता है हृदय में, ज़्यादा कहीं नहीं जाता है, फेफड़ा से फिर से हृदय में आ जाता है, और अब की बार हृदय में आएगा तो पूरे शरीर में भेज देता है। तो यही ऐसा बताया गया है जी, ठीक है। तो अगला टॉपिक पढ़ लीजिए, सर्वथा विक्षिप्यते, यानी कि सर्व जगह पे भेजता है, ये पढ़ लीजिए। व्यान वायु रस को ऊपर नीचे तथा मध्य में भेजता है। रस संवहन के प्रकरण में शब्दार्थी जल संतानवत आया है। चलिए ठीक है, बस एक ही लाइन पढ़िए। ये तो पहले भी टॉपिक क्लियर हो गया था, तो बस ये क्या है कि रस संवहन में आया हुआ है तो मैंने जोड़ दिया है। सर्वथा विक्षेप्यते मतलब होता है कि व्यान वायु, व्यान मतलब होता है संपूर्ण, है ना, शरीर पे जिसका कब्जा है। तो व्यान वायु रस को ऊपर नीचे, पहले भी बताया था ना मैंने, जिसको शब्द संतान मैंने दिया था नाम, है ना। यानी कि ऊपर जा रहा है तो अग्नि संतान, नीचे जा रहा है तो जल संतान, और बगल में जा रहा है तो शब्द संतान। तो शब्देवत परिभ्रमण, परिभ्रमण से अभिप्राय क्या था जी, शब्द की तरंगे की तरह जाती है ना। और जल संतान मतलब नीचे की ओर, और अग्नि संतान ऊपर की ओर। तो इस प्रकार से इसी को जो है मॉडर्न में कहा गया है पल्मोनरी सर्कुलेशन, है ना, हेपेटिक सर्कुलेशन और रीनल सर्कुलेशन। ये देखिए जो है मॉडर्न में जो बताया गया है, तो वही बातें जो है अपना आयुर्वेद में हजारों साल पहले बताया गया था। बस क्या है कि नाम बस संस्कृत में था, है ना, शब्द संतान, अर्ची संतान और जल संतान। अब ये कहेगा कि इस प्रकार से संतानवत क्या है, तो इसलिए क्या है कि इसको इस प्रकार से बताया गया है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, हेपेटिक सर्कुलेशन और रीनल सर्कुलेशन। तो आप इसके बारे में जो है और भी विस्तार से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, है ना, यूट्यूब आदि पे। हम तो क्या है विशेष रूप से मैं बता ही रहा हूँ विस्तार से, अब उतना भी ज़्यादा विस्तार ना करूँ कि टॉपिक ही ना ख़त्म हो। तो इसलिए क्या है कि आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले ही बता दिए गए। तो अब जो है अभी जो है आपको तो केवल रस धातु बता रहे हैं, जब मैं आपको हार्ट के बारे में बताऊंगा तो हमें लगता है कि सभी आर्टेज और सभी वेंस के बारे में भी बता देंगे और कैपिलरीज के बारे में भी बता देंगे। तो चूंकि अभी अपना चल ही रहा है टॉपिक जी, है ना, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी चैप्टर ही चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा आप मान लीजिएगा। तो क्या है कि अभी अगला जो जब रक्त टॉपिक आएगा तो हार्ट के बारे में बता देंगे आपको, और आपको जो है वेंस और आर्टरीज के बारे में बता देंगे, ठीक है, कितने होते हैं, कैसे कैसे, क्या नाम है, ये सब बता देंगे। पर आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा जी कि व्यान वायु के द्वारा जो है इस प्रकार से, देखिए हमने बहुत सारा जो है आर्टरीज का नाम और बहुत ज़्यादा जो है वेंस का नाम, जैसे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरीज, है ना। तो इस प्रकार से सभी आर्टरीज के बारे में यहाँ पे जो है नाम दिया गया है जी, है ना। एक्सिलरी आर्टरीज, इंटीरियर जुगुलर वेन, इस प्रकार से तो सभी के नाम यहाँ पे जो भी हो सकता है मैंने दे दिया है। और भी हैं, है ना, 24 धमनी है जो मुख्य रूप से। तो ये सभी धमनियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, है ना। अभी अपना टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक है यहाँ पे, सदा विक्षिप्यते, इसका मतलब क्या होता है जी, ये पढ़ दीजिए, है ना, ये पढ़ दीजिए, सदा विक्षिप्यते, ये पढ़िए।
रस परिभ्रमण अनवरत गति से होता रहता है। रस परिभ्रमण का प्रयोजन पोषण पहुंचाना है, प्राण वायु को पहुंचाना है। धातु पाक जन्य मलों को कोषों से लेकर श्वेत मूत्र श्वास आदि द्वारा बाहर फेंकना है। इस समस्त कार्यों पर ही जीवन अवलंबित है। जीवन आत्मा यह चेतना का कर्म है। चेतना हृदय में स्थित है। हृदय चेतना स्थानम अतः हृदय सदा सर्वथा आकुंजन प्रसारण करता रहता है। ठीक है। देखिए अब मैं आपको समझा देता हूँ, पूरे जो है सार समझा देता हूँ। सदा विक्षेप्यते, यही है ना सूत्र। तो आज का सूत्र यही है। तो देखिए आज का हमने जो सूत्र लिया था एक ही सूत्र था। आज इसको हमने कितना डिटेल से पढ़ा जी एक सूत्र को, है ना। तो सूत्र क्या था जी, ये नॉर्मल सूत्र था, है ना। व्यानेना रस धातुर ही विक्षेपोचित कर्मणा युगपत सर्वतो अजस्त्रम देहे विक्षेप्यते सदा, ये था। तो अभी हम लास्ट देख रहे हैं कि सदा विक्षेप्यते, यानी कि सदा जो है विक्षेपण करता है। तो सदा विक्षेपण मतलब क्या हुआ जी, यानी कि 24 घंटा, है ना। तो क्या है कि दिन रात 12 महीना ऐसा आप कह सकते हैं। तो रस परिवहन जो है अनवरत रूप से चलता रहता है। इसका प्रयोजन क्या है, तो पोषण पहुंचाना है, प्राण वायु को पहुंचाना है और जल को पहुंचाना है। यानी कि जल पहुंचाना है, प्राण वायु पहुंचाना है। यानी कि प्रत्येक सेल को क्या चाहिए जी, पानी, पोषण और प्राण वायु, यही पहुंचाना है। इसलिए सदा विक्षेप्यते, सदा फेंकता है। तो धातु पाकजन्य मलों को कोषों से लेकर, कोशिकाओं से लेकर के स्वेद मूत्र श्वास आदि द्वारा बाहर फेंक देना, है ना। इसका भी ये प्रमुख काम है। इस समस्त कार्यों पर ही जीवन अवलंबित है। श्वास चलना चाहिए, है ना, मल मूत्र आदि बाहर निकलना चाहिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बताया गया। हृदय क्या है जी, चेतना का प्रमुख स्थान है। हृदयम चेतना स्थानम, ऐसा जो सूत्र है। और हृदय क्या करता है, हमेशा आकुंचन और प्रसारण करता है। आकुंचन यानी सिकुड़ता है, प्रसारण यानी कि इस प्रकार से फैलता है। तो अब एक महत्वपूर्ण चीज़ जानते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन से संबंधित ये क्या होता है। तो ऐसा बताया गया सूत्र, देखिए बहुत ही सुंदर सूत्र है ना, कि जागृत अवस्था में भी और सोते अवस्था में भी संकुचन और विकसित होता रहता है जी। सभी को पता है ना, ऐसा तो नहीं कि हम सोते हैं तो हृदय भी सो जाता है। अगर ऐसा हुआ तब तो हमेशा के लिए सो जाएंगे। तो सारांश यही है कि हृदय या जीवन संकोच और विकास करता है, और ऐसा ना करने पे मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब समझते हैं जी, जब संकोच नहीं होता है। लीवर तो रहता है, काम तो करता है, लेकिन हृदय ही बंद हो जाता है। मेन तो हृदय है, बताइए। लेकिन हृदय को कौन चला रहा है ना। तो बयान क्या है कि बयान वायु यानी कि उसमें जो बात पित्त कफ है वो चला, वाम यानी कि लेफ्ट साइड, हृदय का जो लेफ्ट साइड होता है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे वाला खास करके देखिए विशेष रूप से चौड़ा है कि नहीं है। देखिए ये जो रेड लाइन जो किया गया है, ये समझ लीजिए मांस है जी, ठीक है। इसका मसल्स है, इसका माने हृदय का जो है आवरण है। क्यों है, क्योंकि इस यहाँ पे जो प्रेशर है ना बहुत तेज़ है। सभी को पता है कि जो रक्त की जो गति है जाता तो है स्पीड से, लेकिन आता है स्लो, है ना। सब बीपी मशीन से भी सभी चेक करते हैं। तो जो जाने की है यानी कि पूरे शरीर में, तो ये मजबूत होनी चाहिए, तभी ना वो पूरे शरीर में जाएगा, तेज़ी से जाएगा। तो इसके लिए मजबूत होनी चाहिए ना, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे मजबूत बताया गया है जी, है ना, ये बता दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, समय हो चुका है। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न तो बताइए, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही, शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम देते हैं। ओम ध्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।